हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके आगामी बोर्ड परीक्षा यानी कि 2026 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जितनी भी अभ्यर्थी अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेके आए हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी यहाँ पे कोई क्लास वगैरह हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और यहाँ पे जो है ना आप अपने कॉपी कलम उठाइए और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे जो है ना मेरे साथ सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और इनके साथ साथ हम जो भी अतिरिक्त क्वेश्चन बताएंगे ना तो उसको भी आप अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि लिटमस विलियन बैंगनी रंग का होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, जो लिटमस विलियन होता है ये किस रंग का होता है? बैंगनी रंजक का होता है, बैंगनी रंग का होता है। जो किससे निकाला जाता है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए लाइकेन से निकाला जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिए आते हैं कि जो अम्लीय विलियन होते हैं ना उसमें लिटमस का रंग कैसा होता है। तो अम्लीय विलियन में लिटमस का रंग जो होता है ना प्यारे बच्चों कैसा होता है? लाल यानी कि रेड कलर का होता है। और क्षारीय विलयन में जो लिटमस का जो रंग होता है वो कैसा रंग, कौन सा कलर का होता है? तो नीला रंग का होता है। यानी कि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ना कितना होता है। तो जो भी विलयन उदासीन होता है तो उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच का मान कितना होता है? प्यारे बच्चों 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन का जो पीएच का मान होता है 7 से अधिक होता है। यानी कि ये सभी को आपको याद रखना है। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, लेंस बनाने के लिए हम लोग क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? जल का प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग कर सकते हैं, कांच का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ये सभी पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो अल्पतम दूरी होती है ना वो लगभग कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए जो स्पष्ट दर्शन की जो अल्पतम यानी कि न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं जो अधिकतम दूरी होती है ना प्यारे बच्चों कितनी होती है? तो अनंत होती है। ठीक है, और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना या फिर दृष्टि पटल पे बनता है। इसे आपको याद होना चाहिए। ये सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से नोट करते हुए चलिए मेरे साथ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। आपके बोर्ड एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ लिए आते हैं जो हाइड्रोजन होते हैं ना प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और तांबे की जो परमाणु संख्या होती है 29 होती है। इसे भी आपको साथ में याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसी बिंब यानी कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए हम लोग बीम को जो है ना उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखेंगे? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कोई भी लेंस रहे चाहे वो उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो। ठीक है, मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, समान आकार का वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ठीक है, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना तो प्यारे बच्चों उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? प्यारे बच्चों समान साइज का बनेगा। ठीक है, यानी कि बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र का स्थान कहाँ होता है। तो उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र का जो स्थान होता है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे होता है? फोकस से बाहर होता है। यहाँ पे फोकस होता है तो फोकस से बाहर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो उसका पीएच मान क्या होता है? हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों जो क्षार होते हैं ना ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और इसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों?
मतलब 7 से ज़्यादा होते, 7 से अधिक होते, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारो जो क्षार होते हैं ना, क्षारीय विलयन में लिटमस का रंग कैसा होता है? तो क्षारीय विलयन में जो लिटमस का रंग होता है ना, कैसा, कौन सा कलर का होता है? नीला कलर का होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। ये सभी प्रश्न आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना। यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि CHO सिंगल बॉन्ड अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो CHO सिंगल बॉन्ड अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं प्यारो? आपको पता होना चाहिए, एल्डिहाइड कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि जो अल्कोहल होते हैं ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए CnH2n प्लस OH होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ROH कहते हैं। ठीक है, इसको याद होना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो अल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? CnH2n प्लस OH होते हैं। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ पे होता है, किस में होता है? तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ईस्ट में होते हैं। और द्विखंडन द्वारा जनन किस में होता है प्यारे बच्चों? अमीबा में होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, ये जो अलैंगिक जनन होते हैं ना, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये जो होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं, इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या होते हैं? तो नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक होते हैं ना प्यारे बच्चों, क्या होते हैं? आपको पता होना चाहिए, यूरेनियम होते हैं। और नाभिक की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो विखंडन प्रक्रिया से प्राप्त होती है। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? यानी कि जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करते हैं, तो उस डिवाइस का नाम क्या होता है? मतलब उस यंत्र का नाम क्या होता है? युक्ति का नाम क्या होता है? जनित्र यानी कि जनरेटर होता है। यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, डायनेमो किसका उदाहरण होते हैं? तो ये जनित्र का उदाहरण होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? कहने का तात्पर्य होता है कि जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसमें सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपकी बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि विद्युत फ्यूज किसके कारण कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये उसमें प्रभाव के कारण कार्य करता है। आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ लिया आते हैं कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं? एम्पियर होते हैं। और हम लोग एम्पियर को कैपिटल ए के द्वारा दिखाते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है, वही आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो नाभिक की ऊर्जा है ना, ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ लिए आते कि गोबर गैस में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला जो मुख्य अवयव होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं? आपको पता होना चाहिए, मीथेन होते हैं। आपके एग्जाम में पूछ लिए आएंगे प्रश्न, तो आप क्या बोलिएगा? मतलब गोबर गैस जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, गोबर गैस में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला जो मुख्य अवयव होते हैं, वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? मीथेन होते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसमें कितने सह संयोजक बंधन है? तो इसमें जो है ना, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इसमें 7 सह संयोजक बंधन है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में एगो प्रश्न भी पूछ ले जा सकते हैं कि जो मीथेन होते हैं ना प्यारे बच्चों, मीथेन में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में जो सह संयोजक बंधन होते हैं ना, कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले यहाँ पे ओजोन का अणुसूत्र आपको पता होना चाहिए, O3 होते हैं। यानी कि इसमें जो ऑक्सीजन का अणुसूत्र होते हैं ना, 3 होते हैं, जो कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, जो वायुमंडल में ओजोन परत जो है ना, किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। आपके एग्जाम में एगो प्रश्न भी पूछ ले आते हैं कि ओजोन परत किस विकिरण से बचाती है? तो हमें पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ठीक है ना। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में वृक्क यानी कि जो किडनी होते हैं ना, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, किडनी जो होते हैं यानी कि वृक्क जो होते हैं, ये किससे संबंधित होते हैं? तो ये उत्सर्जन से संबंधित होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में एगो प्रश्न भी पूछ लिए आते हैं कि मनुष्य में वृक्क कितने होते हैं? तो मनुष्य में 2 गो वृक्क होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये जो वृक्क का आकार होता है ना प्यारे बच्चों, किसके जैसा होता है? जैसे सेम का बीज होता है ना प्यारे बच्चों, उसी के जैसा होता है। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला
प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला विकल्प बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ लिए आते हैं कि जो फूल का जो नर प्रजनन अंग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। ठीक है, फूल का नर प्रजनन अंग क्या होते हैं प्यारे बच्चों, पुंकेसर होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो चिंपैंजी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य होता है यानी कि मानव और चिंपैंजी का जो डीएनए होता है ना प्यारे बच्चों, हम और यानी कि जो मानव होते हैं, हम लोग, आप हो गए और भी कोई हो गया, जितने भी मनुष्य होते हैं और जो चिंपैंजी होते हैं, इसका जो डीएनए अगर मैच किया जाए तो कितना प्रतिशत समानता पाई गई, 98% पाई गई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एगो प्रश्न भी पूछ लिया आते कि सबसे पहले मानव ने किस महाद्वीप में जन्म लिया था, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मानव ने किस महाद्वीप पे जन्म लिया, तो अफ्रीका महाद्वीप में जन्म लिया था। ठीक, अफ्रीका में जन्म लिया था, आपको पता होना चाहिए। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मार्बल कहते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होते हैं, CaCO3 होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। प्यारे बच्चों जो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ यौगिक, मतलब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोई भी तत्व ऑक्सीजन के साथ यौगिक निर्मित करती है, यह अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जल में क्या बच्चों, विलय है। ठीक है, तो जल में कौन विलय हो सकता है, कैल्शियम के साथ जो है ना ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो मतलब क्या निर्माण करती है, यहाँ पे यौगिक जल में विलय होता है, तो जल में विलय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैल्शियम हो जाएगा, यानी कि CO हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका NCERT का है, फुल्ली NCERT प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा, आप प्रश्न एक रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर जो है ना किससे निकलती है, जल से निकलती है। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो है ना CO2 गैस ग्रहण की जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों ये जो प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाए जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। मैग्नीशियम किस में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। और ये क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा रंग का होता है। ठीक है ना। और प्यारे बच्चों हमारे जो रक्त होते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होते हैं, तो हीमोग्लोबिन में जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, कौन सा तत्व होते हैं, आयरन यानी कि लोहा होते हैं, Fe होते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, तो हमारे शरीर में जब इंसुलिन की कमी होने लगता है तो कौन सा रोग होता है, आपको पता होना चाहिए, मधुमेह नामक रोग होता है। ठीक है ना। और प्यारे बच्चों ये इंसुलिन जो है ना किस अंग से निकलती है, तो ये अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है, यानी कि पेनक्रियाज से निकलती है। ठीक है, तो जिसका भी पेनक्रियाज यहाँ पे खराब हो जाता है तो उस व्यक्ति को जो है ना इंसुलिन नामक यहाँ पे रोग होने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती है, यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, आप बताइएगा अपने भाषा में यहाँ पे क्या कहती है आप लोग, आप हमें कमेंट सेक्शन में बजा के बता सकते हैं। और प्यारे बच्चों मधुमेह में रक्त में कौन सी मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि जब भी मधुमेह होती है तो रक्त में कौन सी मात्रा बढ़ जाती है, तो ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण यानी कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो प्यारे बच्चों ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और प्यारे बच्चों खतरे के सिग्नल में हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, तो
आपको पता होना चाहिए बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि दृश्य प्रकाश में अधिक अपवर्तन किस रंग का होता है, यही बैंगनी रंग का होता है, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं तो वाट होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, कूलम होते हैं, ठीक है ना। और कार्य का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं। ऊर्जा का भी ऐसे मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं। विद्युत विभव या विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु यानी कि जो फिलामेंट होते हैं ना, ये किसका बना होते हैं, तो ये टंगस्टन का बना होता है, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों विद्युत हीटर में किसका प्रयोग, मतलब जो विद्युत हीटर होते हैं उसमें हम लोग कौन सा तत्व का उपयोग करते हैं, तो नाइक्रोम। यहाँ पे हम लोग कौन सा तंतु का उपयोग करते हैं, तो नाइक्रोम का उपयोग करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम का यहाँ पे गलनांक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, काफ़ी उच्च होते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। और यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी क्लास को कर रहे हैं ना, तो क्लास को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में लिख करके जरूर उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी हम अतिरिक्त प्रश्न बता रहे हैं ना, तो उसको भी आप अपने नोटबुक में लिख करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि ये जो 40 क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे ना, तो 40 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। तो नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यक, मतलब क्या चीज़ का आवश्यक होती है, तो यूरेनियम की आवश्यक होती है। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए जो नाभिक की ऊर्जा होती है ना प्यारे बच्चों, उसमें किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है। तो नाभिक की ऊर्जा जो प्राप्त होती है ना प्यारे बच्चों, विखंडन से प्राप्त होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है। तो यह क्रिया जो होती है ना प्यारे बच्चों किसमें होती है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है। यह क्रिया कहाँ पे होती है प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होती है ना प्यारे बच्चों, CO2 गैस होती है, ठीक है ना। और वो प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और कितना प्रतिशत पाई जाती है, 78% पाई जाती है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होते हैं CO2। और ये CO2 बढ़ने से किसे नुकसान होता है, तो ओजोन परत को नुकसान होता है। और हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग होते हैं ना प्यारे बच्चों, इसको नुकसान होता है। और अम्लीय वर्षा होता है इसकी वजह से, जब CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो किसकी क्या चीज़ का मतलब वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा होती है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का नुकसान होता है, ओजोन परत को क्षति पहुँचती है, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को देखिए, प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होते हैं ना क्या होते हैं, NaHCO3 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये जो NaOH होते हैं ना, किसका मतलब ऐसी होते हैं, रासायनिक नाम होते हैं। तो ये जो होते हैं प्यारे बच्चों किसका रासायनिक नाम होते हैं, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात कितना होता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, और HNO3 कहने का तात्पर्य होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब सिट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सॉरी नाइट्रिक एसिड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये हम ये कह रहे हैं कि जो एक्वारेजिया के मिश्रण होते हैं ना, HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो ये जो होते हैं ना प्यारे बच्चों 3:1 के अनुपात में रहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला भी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये जो एक्वारेजिया का उपयोग हम लोग किसके घोल में करते हैं, तो गोल्ड या फिर प्लेटिनम को जब इसको घोला जाता है तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एक्वारेजिया का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होते हैं, अमीबा में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, द्विखंडन होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में जो नर प्रजनन अंग होते हैं ना प्यारे बच्चों,
किस में होते हैं, तो पुंकेसर में होते हैं, आपको पता होना चाहिए। फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए आते हैं कि फूल में मादा प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो अंडब होता है। फूल में मादा प्रजनन अंग पूछ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडब हो जाएगा। और नर प्रजनन अंग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पुंकेसर हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को मद्देनजर रखते हुए सभी विकल्प को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। इनके अलावे P बराबर आई स्क्वायर आर होते, P बराबर वी आई होते, P बराबर क्या होते प्यारे बच्चों, वी स्क्वायर बटे आर होते। ये तीनों जो है ना विद्युत शक्ति को मतलब विद्युत परिपथ में क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो प्यारे बच्चों अंडाणु जो होते हैं ना, ये किससे कहाँ से निषेचित होते हैं, तो ये फिलिपिन नलिका यानी कि फिलिपिन ट्यूब से निषेचित होते हैं। यानी कि इसका सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये अंडाणु जो है ना कहाँ पे बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। अंडाशय में बनते हैं। अंडाणु कहाँ बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं। और प्यारे बच्चों भ्रूण का विकास कहाँ पे होते हैं, तो गर्भाशय में होते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि जो मैं एम होते हैं, यानी कि इसको हम लोग एम के द्वारा दिखाते हैं, मैग्नीफिकेशन जिसे कहते हैं। ये जो होते हैं ना क्या होते हैं प्यारे बच्चों, किसके बराबर होते हैं, V/U के बराबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि अवतल लेंस का उपयोग हम लोग किस दृष्टि दोष में करते हैं। तो जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उसमें हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होते हैं। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के जो बीच संबंध होती है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है प्यारे बच्चों, आधी होती है। यानी कि आप एफ बराबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, r/2 होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये अभिसारी लेंस का काम क्या होता है, ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर लाता है, ठीक है ना। और उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग जो करते हैं ना प्यारे बच्चों, किस में करते हैं, आपको पता ये भी होना चाहिए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, आंखों के चश्मे बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न और लास्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या कराएगी, आपको बताना है कि डॉक्टरी क्षेत्र में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो मेडिकल फील्ड होते हैं ना, उसमें हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हजामत बनाने के लिए भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और प्यारे बच्चों सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग काफी महत्वपूर्ण साइंस के टॉप 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ चुके हैं। ये सभी प्रश्न को गूगल की पी जाइए, ठीक है। और यहाँ पे अभी तक जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू।